नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर एक शानदार वीडियो लेकर आ चुका हूं आपके सामने, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे कि उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो जानेंगे। जैसे हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम कभी भी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ टाइम बाद नीचे आती है, या फिर पानी हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, या फिर प्लैनेट्स जो सन के चक्कर लगा रहे हैं उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उनके पीछे क्या फोर्स लग रहा है जो कि ऑर्बिट में उनको बनाए रखता है, या फिर मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है उसके पीछे फोर्स क्या है। अब इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आया है इसके पीछे का, उसकी खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने 1666 में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये एक तरह का फोर्स होता है जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। अच्छा, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कैसे था? जब ये एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो सेब इनके सर पर लगा था। ठीक है, जब सेब इनके सर पर लगा गिर के टूटकर, तो इनके माइंड में क्वेश्चन आया कि ये अगर सेब नीचे क्यों गिरता है हमेशा, कभी ऊपर क्यों नहीं जाता, या फिर अगर गिरना ही नीचे तो या तो ये लेफ्ट गिरे राइट गिरे, बिल्कुल स्ट्रेट क्यों गिरता है। तो इनकी 45 साल की मेहनत के बाद इन्होंने ये इतना कॉन्सेप्ट बढ़िया दिया था, इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कुछ डिस्टेंस पर रखी होती हैं तो वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि आकर्षित करती हैं, जो कि फोर्स होता है आपका, जिससे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दो रखी हैं, या सपोज किया एक ऑब्जेक्ट का मास है या वजन है 2 किलोग्राम, एक का वजन है 3 किलोग्राम, और सपोज 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई हैं वो ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। वो फोर्स आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जितना ज़्यादा उन सबका मास होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही उनका फोर्स बढ़ेगा। अब डिस्टेंस जितनी हम दूर करेंगे, उनको जितना ही दूर करेंगे उतना उनके बीच में फोर्स कम लगेगा। ठीक है, सो ये आपका होता है ग्रेविटी। नाउ जो आपका फोर्स लगता है बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन में लगता है। ऐसा नहीं है कि आपकी फोर्स, आपकी वो मास, आपकी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रखी हैं ये, और ये रखी हैं ऑब्जेक्ट ए एंड बी, और आपका जो फोर्स लग रहा है सपोज कि आप फोर्स किसी और पॉइंट पे लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो उसी डायरेक्शन में उसी लाइन पर लगता है। ठीक है, नाउ सो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपका, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? सपोज दो हमारे मास के ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, सपोज m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है और एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है। सो दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि उसके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस की r डिस्टेंस है बीच में। एक m1 ऑब्जेक्ट है, एक m2 ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा। जितने फोर्स से m2 को m1 अपनी तरफ खींच रहा है, उतने ही फोर्स से m2 भी m1 को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब क्या है इसका? अगर कोई 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है तो, और 3 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है जो अपना प्रीवियस एग्जांपल था, और डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस है उनके बीच में। अगर 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट जितने ही फोर्स से उस 3 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, उतने ही फोर्स से 3 किलोग्राम वाला भी 2 किलोग्राम वाली ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे, तो यानी कि वो हिल नहीं सकते। ठीक है, नाउ अब समझते हैं व्हाई डज द मून नॉट फॉल स्ट्रेट डाउन ऑन टू द अर्थ। अब जैसे कि अभी हमने समझा था कि जो सेब था उसमें ग्रेविटी लग रही थी, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ गिर रहा था। अब ग्रेविटी तो भाई साहब मून में भी तो लग रही है ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ है और एक मून है, मून भी तो ऊपर की तरफ है, तो मून भी तो नीचे गिरना चाहिए। अब वो नीचे क्यों नहीं गिरता है उसके भी समझते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मून अगर अर्थ से ग्रेविटी से बंधा हुआ है तो वो नीचे क्यों नहीं गिरता है? भाई ग्रेविटी लगे तो नीचे गिरना चाहिए। तो मून कभी भी नीचे नहीं गिरता, उसके पीछे 2 रीज़न है, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटी वर्क कर रही है। सेकंड रीज़न क्या है कि वो जो मून है आपका मोशन कर रहा है, स्ट्रेट मोशन नहीं कर रहा है, मतलब कि मोशन आपका वो स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप कभी भी अपने हाथ में एक बाल्टी लो और बाल्टी में कुछ पानी भरा हो और आप उसको घुमा रहे हो, ठीक है, घुमा रहे हो आप उसको, तो बाल्टी में पानी है लेकिन वो पानी गिरेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, सर्कुलर मोशन कर रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, आपका वो पानी भी नहीं गिरेगा। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका मून का और अर्थ का। मून
चक्कर लगा रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है, वो रुक नहीं रहा। इसके पीछे एक आपका वर्क करता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब कि उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट पॉइंट में क्या हो रही है, वो इंस्टेंट टाइम में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोशन हो रहा है लगातार, डायरेक्शन उसकी चेंज। सपोज किया आपका अर्थ यहाँ पर है और मून यहाँ पर है, ठीक है। और अगर मून आपका अगर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एट दैट पॉइंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड डायरेक्शन है। जब आपका हल्का सा आगे पहुंचा, अब डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई डायरेक्शन। अब हल्का सा आगे पहुंचा, डायरेक्शन ये हो गई, मतलब कि डायरेक्शन उसकी क्या हो रही है, चेंज, डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। नाउ अब जो आपने भी एक फॉर्मूला देखा था आपने, F = G(m1m2/r²), तो उसमें जो G था, कैपिटल G, वो बेसिकली आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, आपका कांस्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट को दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं टॉर्सियन बैलेंस एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने दोनों मासेस को रखा था और इसके बीच में आपका एक रॉड लगाई थी, रॉड में लगाया था एक मिरर, जिसकी जो वैल्यूज़ आ रही थी, वैल्यूज़ को उन्होंने फाइंड आउट किया था। अब ये खोज की थी उन्होंने 1798, मतलब वैल्यूज जो आपकी मिरर से आ रही थी वैल्यू, सपोज किया उन्होंने एक रॉड रखी है, ठीक है, उसमें मिरर लगा रखा है। अब जो मास में जो दोनों में फोर्स लग रहा है, उसकी एक वैल्यू उन्होंने मिरर में कैप्चर कर रहे थे, मिरर में, ठीक है, कितना वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट था आपका, जिसको उन्होंने दिया 1798 में दिया था। तो ये वैल्यू आई थी। वैल्यू क्या होती है जी की, 6.67 × 10⁻⁻11। इसका आपका होता है यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। हाँ बताइए। लेकिन फिर सर हम लोग तो 9.8 लिखते हैं, मैंने तो 9.8 यूज किया हर जगह, फिर 6.67 क्या है? गुड क्वेश्चन। आपका ये कैपिटल जी, ठीक है, आप जिसकी बात कर रहे हो वो होता है आपका स्मॉल जी, यानी कि वो आपकी जो वैल्यू होती है वो आपका होता है ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन, ओके, उसकी वैल्यू होती है आपकी 9.8। मतलब कि क्या होता है, जो अर्थ होती है, अर्थ उस ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचता है, उसका एसिलेरेशन होता है। सपोज किया कार जा रही है, सपोज करते हैं कार जा रही है, तो अगर कार की स्पीड अगर हम 20 पर रख रहे हैं, उसका मतलब क्या, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अगर उसको हम बढ़ा रहे हैं, मतलब कि हम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से उसको बढ़ा रहे हैं, एट दैट इंस्टेंट पॉइंट पहले 20 है, देन नेक्स्ट सेकंड क्या होगी 25, नेक्स्ट सेकंड क्या होगी 30, मतलब इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। अब इससे कॉन्सेप्ट क्या है जी का, 9.8, मतलब कि जो चीज़ नीचे गिर रही है उस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से वो नीचे गिर रही है। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अगर हम उस ऊपर से कोई चीज़ छोड़ते हैं, पहले उस टाइम पे उसकी स्पीड बहुत धीरे होगी, लेकिन जैसे नीचे आएगी वो, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और एट दैट इंस्टेंट पॉइंट उसकी वो नीचे गिर जाएगा। तो यह क्या होता है कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली जी का, जो आपकी वैल्यू होती है 9.8 स्मॉल जी की, ओके। नाउ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विद डिस्टेंस, जैसा कि हमने समझा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका कम होगा। सो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इज नोन एज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ही हमारा जो डिस्टेंस है वो दूर जा रही है, तो देखो इधर से भी दूर जा रही है, इधर से भी दूर जा रही है, तो आपका इनवर्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको पहले आप समझ लो, फिर आप कल सॉल्व करके लाइएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। 2 स्फेयर्स ऑफ मास 35 किलोग्राम आर 60 मीटर अपार्ट। अगर कोई 35 किलोग्राम्स के 2 स्फेयर आपके रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है, तो उनके बीच में क्या आपका फोर्स लगेगा, ठीक है। सो व्हाट फोर्स डज वन एक्सर्ट ऑन द अदर, मतलब कि अगर बात करें हम किसी मास, एक कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसके मास है 35 किलोग्राम, तो उसकी वजह से दूसरे पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। इफ द मास ऑफ वन इज ट्रिपल्ड एंड द रेडियस इज क्वाड्रपल्ड, हाउ डज द फोर्स चेंज। अगर, हाँ बताइए, पहले वाले में सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहले वाले में आपका जो पहले बताया हमने फॉर्मूला F = G(m1m2/r²), आपका वही फॉर्मूला। जी कौन सा यूज करेंगे, 9.8 की 6.67? जी कैपिटल वाला, वो आपका जी कैपिटल वाला यूज़ होगा, क्योंकि 6.67 10⁻⁻11 आपकी वैल्यू होगी। क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपका ये बात नहीं करी गई कि आप अर्थ की ग्रेविटी को आप नीचे से यूज़ कर रहे हो, आप ही कहीं भी आपका एक्सीलरेशन नहीं आया है, ठीक है। मास की बात करी गई है, मास और डिस्टेंस की, ओके, तो दोनों मास की बात करी गई है। तो यहाँ पे आपका आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी, ठीक है। अब अगर एक मास को किसी दूसरे का तीन गुना कर देते हैं और रेडियस को कर देते हैं 4 गुना,
तो फोर्स कितना होगा वो निकालेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फेयर्स ऑफ इक्वल मास हैव अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ 7 × 10⁻⁹ exerted on each other if the distance between them is 7 मीटर, फाइंड द मास। अब ये बोल दिया गया, पहले हमसे फोर्स निकालने को बोला गया था, अब हमें क्या दे दिया गया, अब हमें फोर्स दे दिया गया, मतलब कि दो स्फेयर्स रखे हैं इक्वल मास के और उन दोनों में फोर्स 7 × 10⁻⁹ लग रहा है, न्यूटन फोर्स लग रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस 7 मीटर है। तो उन दोनों मास की वैल्यूज क्या होंगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से सोच समझकर लगाकर आंसर दीजिएगा, कमेंट में आंसर देखिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा आकर। ओके, धन्यवाद।